हाय, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2। होता क्या है बहुपद, और इस प्रश्नावली में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं दो घातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो ये चीज़ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मैं बताऊंगा कि बहुपद होते क्या है और द्विघाती क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्यों पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर में ये तो इसलिए यही पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि बहुपद होते क्या है। बहुपद को समझने से पहले दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर को बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। तो चर और अचर क्या होते हैं? चर वो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, अरे क्या लिख रहा हूँ, जिनके मान बदलते रहते हैं और जिनके मान अचर उन्हें बोलते हैं जिनके मान अरे नहीं बदलते। तो चर और अचर के बारे में देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है चर की, वेरिएबल्स की, कि जिनके मान बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसके अंदर आते हैं अपने इंग्लिश की सही संख्या A to Z, A से Z तक, कुछ भी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और अचर होते हैं जिनमें कभी किसी के मान नहीं बदलते। इसमें आती है गणित की संख्या, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया, 18/4 हो गया और पाई हो गया। ये जितनी भी संख्या होती है सब किसके अंदर आती है? अपने अचर के अंदर। अब बताता हूँ कैसे आती है। देखो चर जो होते हैं एक्स वाई जेड, जैसे अपन कोई भी सवाल करते हैं, मानते राम की आयु 1 से या आयत की लंबाई x मान लेते, कभी आयत की चौड़ाई y मान लेते हैं। और अपन ने जब भी सवाल किए तो हर सवाल के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग आती है। किसी में 5 आ रहा है, किसी में 9 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है। तो इनका फिक्स नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मानना हो सकते हैं इनके प्राप्त। लेकिन जब भी सवाल करते हैं तो 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूँगा हर सवाल में तो 15 आएगा। ऐसा तो नहीं है ना 5 को 3 से गुणा किया 5 × 3 अरे पर आ गया, ऐसा होने वाला कुछ नहीं होता है। इसलिए क्या है कि वो चीज़ें जिनके मान कभी नहीं बदलते, 5 × 3 करोगे 15 आएगा, और 7 में से 5 को घटाओगे तो हमेशा 2 ही आएगा। अब आप कहोगे कि 7 में से 5 घटाने पे एक सवाल में तो 2 आ रहा है, एक सवाल में 7 में से 5 घटाने पे और 8 आ रहा है, तो ऐसा संभव है नहीं। तो चर क्या होते हैं कि जिनके मान बदलते रहते हैं, और अचर क्या बोलते हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते। यही होती है सिंपल सा कॉन्सेप्ट चर और अचर का। और याद नहीं रहे तो चर जिनके मान बदलते रहते हैं, अचर जिनके मान कभी नहीं बदलते, वही रहेंगे। आज भी 5 है, 10 साल बाद भी 5 रहेगा, 20 साल बाद भी 5 रहेगा। अब इनको क्यों पढ़ा? इसको पढ़ने से पहले तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुपद है ना, बहुपद बना किससे है? जब भी अपन चर और अचर, जब भी चर और अचर दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो चर को चर से आगे अपना मान लेता हूँ, जैसे x y z है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, A B C D कुछ भी, और A हो गया, B हो गया, D हो गया, N हो गया, M हो गया, और भी जितनी चीज़ें लेने चाहो सब हो सकता है। तो इसके अंदर तो ये हो गया। अच्छा, मैं इससे लेता हूँ x, इससे ले लिया मैंने x, और इससे कोई सी भी संख्या ले सकता हूँ। जैसे इसमें से ले लिया मैंने 3, 8 ले लेता हूँ, मज़ा आएगा, मज़ा तो क्या आएगा, 8x। तो इन दोनों को जब मिला दिया तो ये जो बनने वाली चीज़ होती है इसी को बोलते हैं बहुपद। इसी को क्या बोलते हैं? बहुपद। अब ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है। और 9y ये भी आपका बहुपद है। 7x + 8 ये भी आपका बहुपद है। 15x + 6 ये भी आपका बहुपद है, ये भी बहुपद। तो चर और अचर, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन तो बना सकते हैं अपन अपनी मर्जी से, कि जब भी चर और अचर दोनों को मिलाया जाए, चर और अचर दोनों को जब भी मिलाया जाए तो बनने वाली जो चीज़ बनती है उसी को बहुपद कहा जाता है। इतनी सी चीज़ है, ये है आपका बहुपद। अब इसके अंदर आपको बताता हूँ कि बहुपद होते क्या है। देखो, बहुपद की घात होती है। घात क्या होती है बहुपद की? एक मिनट में मिटाता हूँ उसको, फिर बताता हूँ आपको। अच्छा, चर अचर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चर क्या है, अचर क्या है। चर जिनके मान कभी नहीं बदलते,
बदलते, अरे सॉरी, चर जिनके मान बदलते रहते हैं, मैंने अगर गलत बोल दिया सॉरी, है ना। अचर जिनके मान नहीं बदलते, जिनके मान नहीं बदलते, सॉरी। तो ये चर और अचर, जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर, जिनके मान कभी नहीं बदलते वो अचर। तो ये आ गया होगा आपको समझ में चर और अचर के बारे में क्या होता है। उसके बाद देखते हैं अपन थोड़ा सा आगे कि बहुपद के अंदर, अब देखो बहुपद अपन को पता लग गया कि जब भी चर और अचर मिलेंगे तो बहुपद बनेगा। अच्छा 8x + 3 ये भी एक बहुपद है, और 12x² + 3 + 3x + 4 ये भी बहुपद है। 9x² 9x³ + 6x² + 2x + 5 और 12x⁴ + 3x⁴ + 2x⁴ 2 + 8x + 12 ये भी आपका बहुपद है। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुपद है। अब बहुपद के अंदर अपन को एक चीज़ समझनी होती है, बहुपद के अंदर देखो चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, एक, तो इसको कहेंगे अपन एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। चर की अधिकतम जितनी घात होती है वही उतनी घात का क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये 2 घात वाला बहुपद। और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसकी ये 3 घात वाला बहुपद। और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4, तो ये कितने घात वाला, 4 घात वाला बहुपद। तो यही है बहुपद के बारे में कि देखो चर की जितनी घात होती है वो बहुपद की घात भी उतनी कहलाती है। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाले बहुपद को अपन रेखिक बहुपद भी बोलते हैं, रेखिक बहुपद। तो इसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन द्विघाती, इसमें अधिकतम घात कितनी है, द्वि, तो द्विघाती बहुपद। और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद लिख देना यार। और इसमें 4 घात है तो चघाती तो बोल नहीं सकते, तो अब जितने भी आगे घात आती है तो 4 घात वाला बहुपद, 5 आए तो 5 घात वाला, 6 आए तो 6 घात वाला, 10 आए तो 10 घात वाला, 12 आए तो 12 घात वाला, इतने घात वाला बहुपद आप इसको आराम से बोल सकते हो। यही बस आपके बहुपद है। और इसी के अंदर अपन को मेन चीज़ जो पढ़नी है वो है अपन को द्विघाती बहुपद के बारे में, इसी के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और जो 2.1 है वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके है ना इन घातों से रिलेटेड रखती है, रिलेशन रखती है, वो बताता हूँ कैसे। अच्छा एक बात और बताता हूँ, अगर ये 8x + 3 है अपने पास, कितना है 8x + 3, यहाँ कर देता हूँ 8x + 3। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, अगर बराबर में इसको समीकरण बना देता हूँ, अभी तक बहुपद है। देखो बहुपद और समीकरणों में रिलेशन क्या होता है कि जब भी अपन किसी बहुपद के साथ 0 लगा दें या उसके साथ बराबर लगा देते हैं, तो वो बन जाती है अपनी समीकरण। तो ये बहुपद से मैंने समीकरण बना दी इसको, ठीक है। ये यहाँ पर रेखिक बहुपद है, ये रेखिक समीकरण बन चुकी है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो देखना, इसको सोल्व करूँगा तो क्या होगा, 8x = -3 और x बराबर क्या आएगा, -3/8। तो x का शून्यांक कितना निकला, पता है शून्यांक समझते हो आप, शून्यांक वो होता है कि x का वो मान रखो जो यहाँ पर रखने पर समीकरण 0 हो जाए, समीकरण क्या हो जाए, 0। अगर मैं यहाँ पर x का मान -3/8 रखता हूँ, देखिए रख के दिखाऊँ आपको, तो देखना इधर, जैसे इसके अंदर यहाँ पर इधर आतूँ, यहाँ देख 8x और +3, ठीक है। अगर मैं x का मान ये रखता हूँ 8, यहाँ पे क्या रखूँगा -3/8 और +3, देखो 8 से 8 कट जाएगा, -3 + 3 तो क्या जाएगा, 0। आपन ने -3/8 x का मान रखा, इसी समीकरण में अपने क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, शून्यांक। तो x के वो मान जो रखने पर क्या आ जाए अपना शून्य प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, इसके शून्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यांक। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस समीकरण में मैं -3/8 की जगह अगर कोई दूसरा मान भी रखता हूँ तो क्या 0 आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। यानी कि एक फिक्स हो गया कि इस समीकरण में x का मान -3/8 रखने पे ही 0 आएगा। लेकिन पता है यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर ऐसे 2 मान प्राप्त होंगे अपन को जिनको रखने पर अपन के ये पूरी की पूरी समीकरण 0 हो जाएगी। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। तो अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पर कितनी, अगर अपन 3 ऐसे कोई से भी 3 मान निकलेंगे, इसके ऐसे 3 मान निकलेंगे जिनको रखने पे समीकरण पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। इसमें कितने मान निकलेंगे, 4, और अगर 5 घात की होगी तो 5, 6 घात की होगी तो 6, 7 घात की होगी तो 7। इतने आगे अपन जाने वाले हैं नहीं, अपन हाईएस्ट अपने यहाँ पर पहुँचेगा 4 घात तक, वो भी एक दो सवाल में पहुँचेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब बात करते हैं इसकी। अच्छा शून्यांक समझ गए आप, शून्यांक एक बात बताओ, अगर अपन ग्राफ के अंदर देखें 2.1 की बात करता हूँ मैं, अब
2.1 अभी समझ में आ जाएगी, किताब को तो देखना ही नहीं पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। अच्छा मैंने आपको कोई ग्राफ दिया और ये ऐसे दिए यूँ लहरों की तरह, पानी के समुद्र की लहरें, ठीक है। और मैंने कहा कि इसमें ना ये ग्राफ है px का ग्राफ है, यानी कि ये है ना, ये जो ग्राफ है ये किसका है, px का, यानी कि x वाली वैल्यूज़ के लिए ग्राफ। और मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके शून्यांक कितने होंगे। शून्यांक यानी कि वो मान जिनको रखने पर, है ना, इसमें वो मान रखने पर क्या है, मान 0 आए। और तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। तो इन जगहों पर अगर देखा जाए तो x, और यहाँ पर भी 1 था, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या होंगे, y के मान तो क्या होंगे, 0 होंगे, और x के कुछ ना कुछ मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो मान होंगे वो वही मान होंगे जिनको समीकरण पे रखने पर वो पूरी की पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस यही कहलाते अपने शून्यांक, कि वो मान बताओ जिनको रखने पर, वो मान जिनको रखने पर अपनी समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके कितने मान निकलेंगे अपने, 1 2 3 4 5। इन जगहों के मान अगर तुम उस, ये समीकरण दे नहीं रखी, लेकिन अगर देता तो उनको वो ये मान उनके अंदर रखने पर अपनी समीकरण क्या हो जाती, पूरी की पूरी 0 हो जाती है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पर देखते हैं अपन, इसको मिटाता हूँ। तो ये देखो, जैसे मैंने मान लो एक और बनाया, यहाँ पर x अक्ष ले लिया, यहाँ पर y अक्ष ले लिया, और मैंने ऐसा यूँ करके ऐसा एक ग्राफ बनाया, ठीक है। और एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसा करके, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और मैंने बनाया ऐसा करके यूँ यूँ, और एक बनाया ऐसा करके यूँ 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 यूँ, ऐसा ही, ठीक है। और एक बनाता हूँ ऐसा, ठीक है। ये कुछ शिव जी का त्रिशूल जैसा लग रहा है मेरे को, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अच्छा बात करते हैं सबसे पहले इसकी। अगर मैं px की बात कर रहा हूँ, मैं x के लिए है ना, तो px की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने, आप खुद बताना मुझे कि कितने, 1 2 3। तो आप बताना मुझे, यहाँ 1 2 3 3 जगह है ऐसी जहाँ पर अपन के एक्स अक्ष को टच कर रहा है। तो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो यहाँ पर इसके शून्यांक कितने होंगे, कितने होंगे इसके शून्यांक, 3। वेरी गुड। और यहाँ पर देखें तो 1 2 2 जगह पे टच कर रहा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2। ये कितनी जगह पे, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी ज़्यादा जगह पे, तो इसके कितने निकलेंगे 6। और ये कितनी जगह पे टच कर रहा है एक्स अक्ष को, 1। ये टच तो कर रहा है लेकिन एक्स अक्ष को नहीं कर रहा है, ये वाई अक्ष को टच कर रहा है। तो इसके शून्यांक कितने होंगे इसके लिए, 0। और यही है आपकी 2.1 के अंदर कि आपके px के आपको शून्यांक बताने। आपके बुक के अंदर ये ऐसे 6 क्वेश्चन है। अगर इसके अंदर पहला देखा जाए तो पहले के अंदर आपके टच नहीं कर रहा है किस अक्ष पे, मैं थोड़ा पास से बताता हूँ। इस वाले के अंदर देखा जाए तो ये y अक्ष को टच कर रहा है, x अक्ष को टच नहीं कर रहा। तो इसके अंदर अगर x के शून्यांक पूछेगा, देखो क्वेश्चन भी उसने पूछा है किसी बहुपद px के लिए पूछा है उसने, y बराबर px का ग्राफ खींच रखा है, यानी कि एक y अक्ष है और x के लिए है ना। और प्रत्येक स्थिति में अपन को px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो x को कहाँ टच कर रहा है, कहीं नहीं, तो इसके लिए शून्यांकों की संख्या 0। इसके लिए शून्यांकों की संख्या देखो कहीं टच नहीं कर रहा, सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, तो इसके लिए शून्यांकों की संख्या 1। इसमें एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह टच कर रहा है, तो ये इसके लिए शून्यांकों की संख्या 3। ये कितनी जगह पे, ये 2 जगह टच कर रहा है, तो इसके लिए शून्यांकों की संख्या 2। ये 1 2 3 4 4 जगह टच कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या 4। और ये 1 2, अब इसको मैं सामने बना के बताता हूँ, ये वाला चित्र, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा नहीं, ऐसा बना हुआ है यहाँ पर, ऐसा, फिर ऐसा, फिर यूँ, और ऐसे नीचे से आती हुई यूँ करते हुए ऐसे टच करके जा रही है ऊपर से, फिर यहाँ से यूँ टच करके जा रही है। अच्छा देखा जाए तो अपन को लगेगा कि यहाँ पर और ये यहाँ पर 2
और ये 3, तो कितनी जगह टच कर रही है? 3 जगह। तो इसके शून्यंक कितने होंगे? 3। और अगर मान लो मैं, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अपन शून्यंक बता सकते हैं इनका कि 2 पॉइंट, तो 2.1 के अंदर सिर्फ इतना सही है। बाकी अगली क्लास में देखेंगे अपन 2.2 के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है।